प्रकाश जी कैसे हो? प्रकाश जी मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते प्रकाश जी। भंवर सिंह साहब नमस्कार। कोट अरुणा, महिपाल सिंह जी, मनीष क्या हाल चाल है? दुर्गेश को गज्जू, महेंद्र जी, राहुल नमस्कार। राहुल आवाज आ रही है मेरी? नरपत सिंह जी, नमस्कार नरपत सिंह जी। वाह प्रदीप कहां से जुड़ रहा है? गांव में यही है? नरेंद्र जी, गो बम्बू साहब, बदर भाई राम राम। सचिन कैसे हो सचिन? प्रीति नमस्कार। प्रीति, दुर्गेश कैसे हो? दुर्गेश नमस्कार। मदन जी, कल्याण सिंह जी, खमानी कल्याण सिंह जी, क्यों परसों जी? राम राम परसों जी, राम राम। सुरेश जी कैसे हो? सुरेश जी हाँ थैंक यू लक्ष्मण, ठीक हूं मैं, थैंक यू। यस प्रीति, थैंक यू प्रीति। यस महेश जी नमस्कार। महेश जी, खमा राजन साहब, राम राम। सुशील जी, को शंभुराम जी, वाह कामड़ साहब नमस्कार। कामड़ साहब हाँ। दुर्गेश जी कैसे हो? दुर्गेश जी, ओम प्रकाश जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी हाँ। आजाद साहब हाँ। सुशील जी, संजय जी नमस्कार। संजय जी, सुमन जी हाँ। राहुल नमस्कार। मैं सबसे पहले इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़े हुए इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी उन लोगों को जो स्नेही भी हैं, वैचारिक रूप से, सामाजिक राजनीतिक रूप से मेरे प्रति अनुराग और प्यार रखते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं आप लोगों के बीच में एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त आया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रमुख लोग कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने 52 वर्ष तक इस देश में शासन किया, राजस्थान में शासन किया, किसानों के दम पर शासन किया, किसान की बहबूदगी में एक कोई ऐसा काम नहीं जिसे देश के किसान याद कर सके। आज वो कांग्रेस पार्टी चाय के प्याले में तूफान पैदा करने के लिए जो 3 कृषक कल्याण के लिए विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पारित करवाई, उनके बारे में जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिनके खुद के घोषणा पत्र में उन्होंने वही बात कही, उन्होंने कहा कृषि उपज मंडी के परिसर से किसान को आजादी मिलनी चाहिए, आज वो भी अगुवाई कर रहे हैं, किसानों को भड़काने में लगे हैं।
सारी चर्चाओं को इस संवाद के माध्यम से आपसे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आपको ध्यान होगा 2014 से पहले इस हिंदुस्तान में एक सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, पॉलिसी पैरालाइज सरकार, नीतिगत निर्णय लेने में सरकार की असक्षमता थी। और 2014 के अंदर जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान के अवाम ने जन आदेश दिया, सरकार बनी। मोदी सरकार का लक्ष्य प्रारंभ से ही गरीब कल्याण का, किसान उत्थान का और किसान का जीवन स्तर में किस प्रकार बदलाव आए, इसीलिए तो मोदी सरकार के नीतियों के अंदर केंद्र बिंदु रहा किसान, दलित और शोषित वर्ग। मोदी जी के अवधारणा, उन्होंने कहा कि 130 करोड़ के इस मुल्क में 75% अन्नदाता है, किसान है। अगर किसान सुखी होगा तो देश खुशहाल अपने आप होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और मेरी मान्यता है खेती और किसानी ये किसान की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये हमारे जीवन मूल्यों का आधार है। और अगर कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े, अवसर बढ़े और इन अवसरों को बढ़ाने के साथ 3 प्रोग्रेसिव लॉ लाया जाए, कानून बनाया जाए, तो किसानों को भ्रमित करने का जो प्रयास कांग्रेस सरकार कर रही है, मैं समझता हूं को अपने गिराबान में झांकना चाहिए। एक समय था जब एसेंशियल कमोडिटीज पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। वो समय था जब हमारे देश की आबादी 50 करोड़ थी, पर हम अन्न आयात किया करते थे। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं अभी भी, वो गुलाबी लाल रंग का गेहूं अभी भी लोगों के जनमानस में होगा, वो गेहूं खाने को मजबूर थे। 50 करोड़ का मुल्क उस वक्त था, परंतु हम अन्न पैदा नहीं कर सकते थे जितना हमें जरूरत है। समय ने परिवर्तन किया, हमारे किसानों ने धरती का सीना फाड़कर अन्न पैदा करना प्रारंभ किया और आज मुल्क की आबादी 135 करोड़ है। पर आज हम कितना अन्न दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, इन आंकड़ों पर मैं जाऊंगा तो एक लंबी चौड़ी फिरिस्त है। 2016 के अंदर पहले इस देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि 2022 तक इस देश की आबादी दुगनी होनी चाहिए। हाँ नमस्कार अंकुर जी, नमस्कार, थैंक यू अंकुर जी। हाँ राज बहादुर जी, आपको भी नमस्कार। तो देश की किसान की आमदनी दुगनी हो, यह परिकल्पना जब की और उसी परिकल्पना के आधार पर 2022 तक किस प्रकार किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए जो स्टेप्स उठाए, कदम उठाए, आज हम व्यक्ति को जब बीमार होता है तो उसके टेस्ट के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। किसी ने सोचा कि हमारी मिट्टी भी बीमार हो सकती है, इसको को भी पोषक तत्व के साथ साथ किस प्रकार की फसल यहां पैदा की जाए, इसकी जानकारी किसान तक पहुंचना जरूरी है। 11 करोड़ सोइल हेल्थ कार्ड इस देश में बन जाए और राजस्थान, वसुंधरा जी की अगुवाई में उस समय सोइल हेल्थ कार्ड में राजस्थान ने पूरे देश के अंदर पहला स्थान अर्जित किया था। आज यूरिया के लिए आपको याद होगा लाइन लगा करती थी, एक छोटा सा परिवर्तन नीम कोटेड यूरिया करके आज उस लाइन से मुक्ति का काम उन्होंने किया। आज कोई कल्पना कर सकता है किसान सम्मान निधि के रूप में इस देश के अंदर 93,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में चले जाए। और आज उन्हीं किसानों को कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि अगर ये कानून लागू हो गया
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक लागू हो गया तो एमएसपी में जो खरीद हो रही है वो बंद हो जाएगी। मैं जुम्मेवारी से कह सकता हूं, मैं लॉ का विद्यार्थी भी रहा हूं, मैंने इन दोनों तीनों विधेयकों को बड़े गंभीरता से पढ़ा है। इन तीनों विधेयकों का एमएसपी के कोई इन तीनों विधेयकों का संबंध नहीं है। एमएसपी की बात कांग्रेस करे। प्रोफेसर स्वामीनाथन की रिपोर्ट 10 साल तक जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के अंदर जिसकी मिट्टी नहीं झटकाई, आज पहली बार इस देश में किसान को मालूम पड़ा कि उसकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी का निर्धारित करने की स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू जब मोदी सरकार ने कर दिया तो एमएसपी पर चर्चा, और एमएसपी पर चर्चा वो सरकार करे जिन्होंने इस पर कभी सोचा नहीं। आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए जो व्यवस्था पहली थी वो बदस्तूर अभी भी है और कल भी जारी रहेगी। हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार इसकी एजेंसी है। राज्य सरकार कह रही है कि कृषि उपज मंडी उसकी व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं कि एमएसपी पर खरीद के लिए एजेंसी राज्य सरकार तय करती है, पैसा केंद्र सरकार देता है, आप बदस्तूर जारी रखिए। और राजस्थान की सरकार छाछ बोले छालना भी बोलता है। आज अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, मैं आंकड़ों के आधार पर सिद्ध कर सकता हूं, रबी 2019 में चने का लक्ष्य रखा, आपने 65% खरीद की राजस्थान में, केंद्र सरकार के लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर सके। सरसों के अंदर आपने 58% खरीद की, किसान बेचारा खड़ा रहा, उसकी फसल क्यों नहीं खरीदी आपसे कोई पूछे? मूंग में, मोठ में, सोयाबीन में। आज वो सरकार, राजस्थान की सरकार, उसकी अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे, गुमराह कर रहे। मैं बड़े जुम्मेवारी से निवेदन करना चाहता हूं, इस बार जब ये सरकार 38 दिन 5 सितारा होटल से आजाद करके विधानसभा में पहुंची, जिन परिस्थितियों के अंदर इन्होंने विधानसभा के सत्र को चलाया और उस सत्र के अंदर कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 लेकर आए, क्या यह सही नहीं है कि 2020 में राजस्थान की सरकार ने जो संशोधन किया, उस संशोधन में पहले कृषि उपज मंडी परिसर में किसान की फसल की खरीद फरोख्त होती थी, विक्रय होता था, तो उस पर कृषि मंडी टैक्स लगता था। अब तो आपने उसमें संशोधन कर दिया, किसान अगर फसल लेकर आएगा तो भी उस पर टैक्स लग जाएगा। गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, आपने कृषक कल्याण कोष के नाम पर अधिकार लिया है, क्या आप ये फीस राजस्थान के किसान से लेंगे? गजट में नोटिफिकेशन करके वो फीस कितनी भी हो सकती है, वो टैक्स कितना भी हो सकता है। आज देश में पंजाब के बाद सर्वाधिक मंडी टैक्स लेने वाली सरकार, आज किसानों की को गुमराह करने के लिए, जब किसानों के को आज कृषि उपज मंडी की आजादी से मुक्ति देने के लिए, उन जंजीरों से मुक्त करने के लिए, किसान की दशकों पुरानी मांग, किसान जहां चाहेगा जब चाहेगा जिसको फसल बेचे अपनी फसल बेचे, ये अधिकार मिला। और ये वैकल्पिक चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। पुरानी व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं, पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में खरीद फरोख्त और आड़त की दुकान खोलने वाले व्यापारी के व्यापार में कोई प्रतिबंध नहीं, बस प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। उस कृषि उपज मंडी की 4 दीवारी के बाहर जब किसान अपनी फसल को बेचेगा तो केंद्र सरकार ने जो अब विधेयक लेकर आया उसमें टैक्स नहीं लगेगा, राज्य सरकार भी टैक्स नहीं ले सकती। आज किसान को अगर आजादी मिल गई तो आपके पेट में तकलीफ होने लग गई। मैं समझता हूं ये वैकल्पिक बात है। और कोई इनसे पूछे 2013 में इस देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खेती का सबसे पहले कानून कौन लेकर आया था? कोई कांग्रेस सरकार से पूछे
कि आपने संविदा खेती के नाम पर 2007 में हरियाणा में, 2003 में कर्नाटका में, 2006 में महाराष्ट्र में, 2003 में मध्य प्रदेश में जो लोग संविदा खेती का कानून लेकर आए, आज वही बोल रहे हैं। आज अगर किसान के खेत में कोई फसल बोने से पहले कोई आकर उसको कहे कि आप फसल बोएंगे, इस फसल को इस दाम पर मैं खरीदूंगा, और ये करार हो जाए, और अगर उस करार के अंदर व्यापारी मुकरे तो उसको उस पर पेनल्टी लगे। ये कानून पहले का था, कानून में संशोधन करके उसके प्रारूप को ठीक कर दिया अगर मोदी जी ने, तोमर साहब ने तो गुनाह कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी वैकल्पिक व्यवस्था है दोनों तीनों कानूनों में। और आज कांग्रेस पार्टी, अब राजस्थान में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक बयान जारी किया है, मंत्रिमंडल के उनके 7 मंत्रियों ने बैठकर, कि हमारा जन आधार है, हमारा वैधानिक हमारा दस्तावेज है, हमारा जन घोषणा पत्र, उस आधार पर हमने इतनी घोषणाएं पूरी कर दी। हालांकि कितनी घोषणाएं पूरी कर दी, उसमें सबसे पहली घोषणा उन्होंने कही, हमने 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ कर दिया। कोई इनसे पूछे कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करने वाली सरकार, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन ले लिया, जिन किसानों ने नोटिफाइड बैंक से लोन ले लिया, शेड्यूल बैंक से लोन ले लिया, ग्रामीण बैंक से लोन ले लिया, अल्प फसली ऋण ले लिया, नवंबर 2018 से पहले ऋण ले लिया, आपने कल्ला कमेटी बनाकर इतनी कर ली। 18 लाख किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, और आप कह रहे हो हमने वादा पूरा कर लिया। किसान को आप गुमराह कर रहे हो। और कोई आपसे पूछे कि जब चुनाव था 2019 में, तब आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहा था, वो आज दस्तावेज चीख चक्कर कह रहा है। मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन करके कृषि उपज मंडी में निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध को आप समाप्त करेंगे। ये घोषणा आपकी थी, मेरी तो नहीं थी। आपने कहा था बड़े गांव हो चाहे कस्बे हो, हम किसान बाजारों की स्थापना करेंगे, किसान जहां चाहे अपनी फसल बेचे। ये आपकी घोषणा नहीं थी। आपने कहा कि हम निर्यात बढ़ाएंगे, किसान की फसल को वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोर हो, कहीं भी कोई भी खरीद सके। अब थूक कर चाटना एक कांग्रेस की आदत है, दस्तावेज तैयार करके भूल जाना कांग्रेस की आदत है। और कोई पूछे, यूपीए की सरकार थी 2007 में, एपीएमसी में आपने मॉडल एक्ट आप लेकर आए, सारे राज्यों में आपने उसको प्रचारित किया, किस आधार पर सरकारें अपने अपने विधानसभा में कानून लेकर आए। आज उन्हीं, अब जो चीजें आपने कही आज वो लागू हो गई। और मैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, जिन्होंने इस देश के अंदर, जिनकी अगुवाई में मंत्री मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी ने संविदा खेती का आगाज किया, आज वही बोल रहे हैं। पंजाब के अंदर अपने घोषणा पत्र से आप भूल गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब कानून, आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय आवश्यकता थी जब हम आयात किया करते थे गेहूं और दूसरी चीजों का, आज हम निर्यात कर रहे हैं। अभी भी कह दिया, उसमें यह अमेंडमेंट किया कि आपात स्थिति के अंदर अगर किसी भी चीज के दाम 100% बढ़ेंगे तो सरकार उसको लागू करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 पारित किया है, जिसकी बुनियाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोकसभा के चुनाव में लिखी गई थी, पंजाब के घोषणा पत्र में थी, 2007 के अंदर उस मॉडल एक्ट में रखी गई थी, 2005 के अंदर प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले कि आज की आवश्यकता है कि किसान को कृषि उपज मंडी के दीवानों से मुक्त किया जाए। आज वही बात जब सामने आगे मूर्त रूप ले रही है तो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। आज जो मुख्यमंत्रियों की समिति बनी, जिसमें तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्पनाथ जी भी थे। कल्पनाथ जी, आपसे कोई पूछे कि आपने जो सिफारिशें की वो क्या थी? मैं समझता हूं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी
और इस एमएसपी के पर हमारे खरीफ और रबी की फसलें, अभी आपने देखा होगा गेहूं में एमएसपी बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी? 6 फसलों के अंदर 25% से लेकर 35% तक एमएसपी बढ़ी है। आज वो सरकार, जिस सरकार के समय में 2014-15 में जो अंतिम बजट आपने रखा यूपीए की सरकार में, पूरे कृषि के लिए आपका बजट क्या था? कृषि किसान और किसानी और कृषि के लिए आपका बजट था 12,000 करोड़ रुपए। और अब क्या है? मैं 2019-20 की बात कर रहा हूं, 1,38,000 करोड़। इसे कहते हैं किसान के लिए समर्पित सरकार का सिद्धि से संकल्प तक अपनी बात को ले जाने का काम। आज वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी के अंदर हमारी कृषि अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। इसी हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना में हमारे जो 2 करोड़ किसान जो केसीसी से वंचित है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इन 6 महीने में 1 करोड़ 29 लाख नए किसान केसीसी बनाएंगे। 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया उसके लिए। सहकारिता ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान 30,000 करोड़ का किया गया। किसान को जब वो बेरोजगार हो, उस कृषि पर आधारित मजदूर को मजदूरी मिले, मनरेगा के अंदर 40,000 का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया। हम राजस्थान में खुरपका मुंहपका की बीमारी से कितने परिचित हैं? किसी ने सोचा इसका कि ये बीमारी से कितने हमारा पशुधन, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, कितना कालकल्पित होता है? 12,000 करोड़ का उसका प्रावधान किया गया। मैं समझता हूं कि इस खरीफ के समय में पिछली बार से जो हमारा रकबा बढ़ा है बुआई का, वो भी उसका आधार भी हमारा किसान है। इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसान चाहे तो अपनी फसल को कृषि परिसर, उपज मंडी के परिसर में बेचे। टैक्स वहां लगेगा जो टैक्स राज्य सरकार ने लगाया है, जिसमें राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। वो चाहे तो कृषि परिसर की दीवार के बाहर किसी को भी बेचे, ये उसकी च्वाइस है, ये उसका अधिकार है। किसान चाहे तो अपनी खेती के लिए किसी कंपनी, किसी व्यक्ति से करार करे, बुआई से पहले करार करे, और किसान चाहे तो अपनी खेती जिस तरह आज कर रहा है उस तरह करता चला जाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार किसानों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयास के लिए हमें जन जागरण करना पड़ेगा। रामचंद्र जी मीणा ने अभी अपनी बात कही, निश्चित तौर पर आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। राजेश जी, आपने संविदा के आधार पर लैब टेक्नीशियन की, पैरामेडिक्स की बात की। इस सरकार ने संविदा कर्मियों को बेवकूफ बनाने के लिए कमेटी बना रखी है, उसका नाम भी कल्ला कमेटी है। जिस किसी काम को सरकार को करना नहीं, बुला के दास जी कल्ला भले आदमी, उनके अगुवाई में कमेटी बना दो, उनके कान में कह दो कि 3-4 महीने में एक मीटिंग कर लो, करना कुछ नहीं। जिस तरह आज शेड्यूल बैंक और नोटिफाइड बैंक से लोन लिया हुआ, फसली ऋण लिया हुआ किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, उसी तरह संविदा वालों के साथ कर रखा है। और एमएसपी जो शिवचंद जी शव कह रहे हैं, शिव जी, एमएसपी की आज की व्यवस्था में रत्ती भर भी, कोई भी रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं है। एमएसपी की खरीद आज भी राज्य सरकार, उसकी एजेंसी होगी, उसी तरह होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परंतु मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को गुमराह हो रहे हैं। अब काशीराम जी राजपुरोहित, निश्चित तौर पर राजपुरोहित जी, आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई तंत्र नहीं है। अरे 52 साल तक राज किया इन्होंने, जिस कांग्रेस ने, उस कांग्रेस ने क्या किया? इसलिए मैं हरिमोहन जी मीणा को और इन सबको कहना चाहूंगा जो मुझसे पर सवाल भी कर रहे हैं, और मैं देवेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सही बात कही कि किसान बीजेपी के साथ रहेगा। और अब लक्ष्मण जी गुजर कह रहे हैं कि राजाओं के राज में क्या लोग गूंजे थे,
निश्चित तौर पर उसमें बड़ी लड़ाई के अंदर अगर जंग आजादी की लड़ाई की बुनियाद थी तो किसान उसके अंदर कुर्बानी देने वाले में से था। इसलिए मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कानून लाए गए हैं जिसमें किसान का कल्याण छुपा है, किसान की जिंदगी बदलने वाले कानून, किसान किसान और किसानी को प्रतिस्पर्धा का आगाज करने वाला कानून, अवसर को बढ़ाने वाला कानून, किसान को जंजीरों से मुक्त करने वाला कानून, दशकों पुराना किसान की मांग को पूरा करने वाला कानून, आज के इस युग के अंदर जब किसान को उसकी बहबूदी के लिए कोई भी काम किया जाता है तो शायद कांग्रेस के लोग मुगालते में आ जाते हैं कि हम किसानों को गुमराह कर देंगे। मैं समझता हूं कि आज का किसान अच्छी तरह से सारी बात को समझता है। आवश्यकता इस बात की है कि आज जिस बात को मुझ सहित हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है उस बात को हम पढ़े लिखे लोग आगे तक पहुंचाएं। मैंने जिस तरह कहा ना कि कहां 12,000 करोड़ का प्रावधान किसान और देश के किसान कृषि और उस पूरे महकमे के लिए, कहां 1,38,000 का, कहां 1 लाख करोड़ का प्रावधान इसलिए कर दिया कि आज गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बने, आज गांव के अंदर नवाचार के माध्यम से किसान आगे बढ़े। और इस पूरे काम के लिए निश्चित तौर पर हम सब लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सपना जो 2016 में उन्होंने देखा था, किसान की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए प्रयास करना होगा। और मैं समझता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए राहुल जी से लेकर, वीनू जी से लेकर, महावीर जी से लेकर, लक्ष्मीनारायण जी से लेकर, अजय जी पंडित से लेकर और बीएस महिचा साहब से लेकर, ढिल्लो साहब से लेकर, मैं किन किन का नाम लूं, आप असंख्य लोग आपने जो बात कही, मैं उसके लिए निश्चित तौर पर, अभी बलविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि आपने कौन सा डैम बनाया। मैं समझता हूं कि जो भी इस हिंदुस्तान के अंदर पंचवर्षीय योजना बनी और हिंदुस्तान के अंदर जो योजनाएं बनी, पिछली योजनाओं को आगे की सरकार ने पूरा किया, पिछली सरकार ने की योजनाओं को आगे और लेकर गए। ये कोई पैटेंटीकरण नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस ने बना दिया। उस समय जिन चीजों की जरूरत थी उस समय हुआ, आज जिन चीजों की जरूरत आज हो। और मैं कहता हूं कि ये जो कुछ लोग, गहलोत साहब अभी एक थानाराम जी कह रहे हैं वादा पूरा करो मंत्री महोदय, तो वादा उनसे पूरा कराओ जो आज सत्ता में है। किसान की बेरोजगारों के साथ कहा ना 3500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिल रहा है। आज राजस्थान के अंदर 10+2 किए हुए 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं जो पात्रता रखते हैं। पिछले 2-3 महीने पहले 67,000 थे जिनको सिर्फ 2 साल के लिए 3500 रुपए देने तय किए और वो भी बंद कर दिए। ना कानून है ना कानून का राज है। आज अपराध की दृष्टि से राजस्थान, मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है महिला अपराधों में हम चंडीगढ़ के साथ पहले पायदान पर खड़े हैं। सरकार के चूल्हे हिले हुए, सरकार के पाए हिले हुए हैं और ये हिली हुई सरकार राजस्थान के किसानों के जनमानस को नहीं ला पाएगी, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। और मैं निश्चित तौर पर, अभी पारिक साहब कह रहे हैं कि बलात्कार की घटनाओं पर भी बात है, मुझे खेद है कि आज जिस प्रकार की घटनाओं में 12 की घटना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। पीली बंगा के अंदर एक घटना और 9 वर्ष की घटना होगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसको हाथरस की घटना से तुलना मत करो, इस पर के लिए हम करना नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी। पर बिना जांच के आपने क्लीन चिट दे दी, उस पर भी पीड़िता का परिवार एप्लीकेशन हाथ में लिए हुए न्यायालय तक के दरवाजे खटखटा रहा है। जब गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी खुद क्लीन चिट दे देंगे अपराधियों को, तो किस प्रकार का शासन आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें सब लोग जो हम पढ़े लिखे हैं, इस नए कानून के साथ जो कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का आगाज की भावनाओं के साथ, अवसर बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ये जो प्रोग्रेसिव कानून आया है, एक तरह से किसान की जिंदगी को बदलने के उद्देश्य के साथ आया है। आओ हम सब मिलकर मोदी जी को धन्यवाद दें, पत्र के माध्यम से दें, अपनी भावनाओं के माध्यम से दें
इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।